नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना वबा की वजह से बेहाल हिंदुस्तानी मईशत को मजबूती फराहम करने के लिए मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने पीर के रोज कोविड-19 मुतासरा सेक्टर्स के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के कर्ज गारंटी मंसूबे का ऐलान किया। सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि तिब्बी शोबे के लिए 50,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। ये वबा के दरमियान तिब्बी शोबे से जुड़ा एक राहती पैकेज है जिसके तहत मेडिकल सेक्टर को कर्ज की गारंटी दी जाएगी। मरकजी वजीर मालियात ने छोटी सनतों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया। अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किया गया। इस स्कीम के तहत अब तक MSMEs हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2,69,000 करोड़ रुपए अलॉट किया जा चुका है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिए से दिए जाने वाले कर्ज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया गया। ये एक नई स्कीम है। इसके तहत कमर्शियल बैंक के MFI को दिए गए नए और मौजूदा कर्ज के लिए गारंटी दी जाएगी। इस मंसूबे से 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कोविड मुतासरा 25 लाख से ज्यादा लोगों को 3 साल के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इस कर्ज पर लगने वाले शरह यानी इंटरेस्ट बैंकों के लिए तय MCLR से 2% ज्यादा होगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसकी तौसी 31 मार्च 2022 तक करने का ऐलान भी निर्मला सीतारमन ने किया। इस मंसूबे के तहत हुकूमत 1,000 मुलाजिमीन की सलाहियत वाली कंपनियों में PF का एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा मरकजी हुकूमत भरेगी। 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली कंपनियों में PF के लिए एम्प्लॉयज का हिस्सा 12% हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मरकजी वजीर मालिया सीतारमन ने कहा कि इस बार 8 माशी राहत पैकेजेस ऐलान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और एक खास तौर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स बहरान में हैं और हुकूमत से लगातार मदद का मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने भी इशारा दिया था कि इन सेक्टर्स को मदद पहुंचाने के लिए हुकूमत गौर कर रही है जो सबसे ज्यादा बहरान में है। And in that, health sector with a 50,000 crore cover receives attention for scaling up medical infrastructure. Here, the focus is on 8 non-metropolitan, meaning other than 8 metropolitan cities, the health and medical infrastructure in all other areas, all other towns, tier 2, tier 3 will be focused. So we are not looking at the 8 metropolitan, we are looking at all others. Here the guarantee coverage will be for projects which are totally new up to 75% coverage, and projects which are only expansion will get 50% coverage. The loan which will be given will be to a maximum amount of 100 crores. This guarantee will last for 3 years, and the interest rate for this health sector is about 7.5. It's capped at 7.95%. And if the focus within this is on aspirational. सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने नई हिमाकत की है। इस बार उसने मुल्क के नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हिंदुस्तान से अलग दिखाया। दोनों को अलग अलग मुल्क दिखाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला सामने आने के फौरी बाद मरकजी हुकूमत ने इसका नोट लिया। सरकार ट्विटर को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। इससे पहले ट्विटर ने जुमे के रोज हिंदुस्तान के वजीर कानून रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। नया IT कानून आने के बाद से मरकजी हुकूमत और ट्विटर में लगातार तनाज़ात की हालत बनी हुई है। अब इसमें मुल्क के नक्शे से छेड़छाड़ करने की नई कड़ी जुड़ गई है। ट्विटर की इस हरकत को सबसे पहले सोशल मीडिया पर @TH वरनम के नाम से यूजर ने नोटिस किया था। इसके बाद से ही ट्विटर की तरफ से जारी हिंदुस्तान के नक्शे फोटो वायरल हो रही है। इस पोस्ट को 28 जून 2021 को सुबह 10:38 पर शेयर किया गया। इस पर लिखा है कि ट्विटर कैरियर पेज पर हिंदुस्तान का नक्शा। यह पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने हिंदुस्तान का नक्शा गलत दिखाया है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में हिंदुस्तान के लद्दाख के इलाके वाले लेह को
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी का हिस्सा बताया गया था। उस दौरान मरकजी हुकूमत ने ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे को हिंदुस्तान के नक्शे से छेड़छाड़ करने को लेकर इंतबा जारी किया था। आईटी सेक्रेटरी ने कहा था कि इस तरह के वाकयात से न सिर्फ ट्विटर की बदनामी होती है बल्कि कई उसकी फंक्शनिंग पर कई सवाल उठते हैं। ट्विटर और हुकूमत के बीच पिछले कुछ महीनों से नए आईटी कानून को लेकर तनाज़े की हालत बनी हुई है। सरकार की पॉलिसी मानने को लेकर ट्विटर का अड़ियल रवैया सामने आया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने गूगल और फेसबुक के सामने को समन भेजा। दोनों डिजिटल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस एमपी शशि थरूर की सदारत वाली स्टैंडिंग कमेटी गूगल फेसबुक के ओहदेदारों से इस सिलसिले में सवाल करेगी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों कंपनियों के ओहदेदारों को मंगल के रोज स्टैंडिंग कमेटी के सामने मौजूद रहने को कहा गया। जनता के हुकूक को महफूज यकीनी रखने और इन प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर स्टैंडिंग कमेटी ओहदेदारों का नजरिया जानना चाहती है। मुल्क में लागू नए आईटी कानूनों और सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर अमल को लेकर 10 दिन पहले ही ट्विटर के ओहदेदार इस कमेटी के सामने पेश हुए थे। कमेटी ने ट्विटर से भी अपने प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सवाल किए थे। कमेटी ने ट्विटर से पूछा था कि क्या वो मुल्क में लागू कानूनों का एहतराम करती है या नहीं। इसके अलावा कंटेंट को लेकर भी कई सवाल किए गए थे। इस पर ट्विटर ने कहा था कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ट्विटर ने जुमे के रोज वजीर कानून रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक किया था। उसके बाद से तनाज़ा काफी गहरा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीर को डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के लिए नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवायद पर अमल दरामद पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत अर्जी गुजारों को इस तरह की कोई उबूरी राहत से इत्तेफाक नहीं करती है। जज सी हरिशंकर और जज सुब्रमण्यम प्रसाद की तातीलाती बेंच ने फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, द वायर, द क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और प्राउडा मीडिया फाउंडेशन की तरफ से दायर अर्जी पर समाअत की, जिसमें मरकज के 28 मई के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें डिजिटल न्यूज पोर्टल से कहा गया था कि वो इंटरमीडिएट के लिए रहनुमा खतूत और डिजिटल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स 2021 पर अमल करें। अदालत इस पर एक तफसीली ऑर्डर मंजूर कर सकता है या रोस्टर बेंच के सामने इसे फिर से दर्ज फहरिस्त कर सकती है। अदालत उस्मा ने 7 जुलाई को रोस्टर बेंच के सामने मुलतवी करने के लिए इसे दर्ज फहरिस्त किया है। तरमीम शुदा आईटी कवायद के मुताबिक सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को मुतनाज़िया मवाद को अपनी साइट से हटाना होगा और शिकायत अज़लाने ग्रीवेंसेस एड्रेसल सिस्टम की भी तकर्री करनी होगी और जांच में मदद करनी होगी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के 2 दिन बाद अब जम्मू के ही कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन दिखाई दिए हैं। फौज ने उन्हें गिराने के लिए फायरिंग की, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गए। मिलिट्री ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इतवार की रात 11:30 बजे और सुबह 1:30 बजे अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी मिलिट्री बेस पर नजर आए। इसके बाद फौज अलर्ट पर है। 2 दिन पहले यानी हफ्ते के रोज और इतवार की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से 2 धमाके किए गए थे। इस हमले में एयरफोर्स स्टेशन की छत को नुकसान हुआ था और 2 जवान जख्मी भी हुए थे। ड्रोन के जरिए एयरबेस के अंदर 2 आईईडी गिराए गए थे। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। यह अपनी तरह का पहला हमला था। दोनों धमाके हफ्ते की रात 1:30 से 2 बजे के बीच हुए थे। ब्लास्ट इंडियन एयरक्राफ्ट के करीब ही हुआ था। ये जगह इंटरनेशनल बॉर्डर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस हमले को दहशतगर्द हमला बताया था। इस हमले के कुछ ही देर बाद लश्कर के एक दहशतगर्द को 6 किलो धमाको अशिया के साथ अरेस्ट किया गया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज चीन का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदुस्तान अमन के हक में है और कभी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन उसे किसी का आंख दिखाना मंजूर नहीं है और उसकी फौज हर तरह के चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने के साथ लेह और लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने पीर को लद्दाख के कारो आर्मी स्टेशन की 14वीं कोर के हुक्काम और जवानों से बात की। बाद में उन्हें खिताब करते हुए उन्होंने गुज़िश्ता बरस चीनी फौजियों के साथ पुरतशद्दुद तसादुम में शहीद हुए मुल्क के फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले उन तमाम जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने जून 2020 में गलवान वादी में मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुल्क उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने फौज की तरफ से इस दौरान दिखाई गई बहादुरी की तारीफ की और कहा कि मुल्क को उस पर फख्र है। होना चाहिए था, नहीं हो पाता।
यानी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए लोग तरसते रहे। मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो भी आतंकवादी दिखाई दे गया हमारी फोर्स ने उठाकर उसको मार डाला। यह भी कोशिश की जाती है हमारी आर्मी के द्वारा, यदि वह सरेंडर कर सकता है और जिंदगी की मेन स्ट्रीम में आ सकता है, समाज जीवन जीना चाहता है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे पर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह है हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण हो कोई दूसरा नहीं हो सकता। फिर भी उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां 8 दिन पहले अगवा हुए एक कोल्ड स्टोरेज मालिक के इकलौते बेटे का कत्ल कर दिया गया। वारदात को उसके दोस्तों ने ही 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए अंजाम दिया। अगवा के कुछ घंटों बाद ही मुलजिमीन ने कार के अंदर उसका कत्ल कर दिया था। लाश को एक बैग में डाला और कोरोना से मरने वाला शख्स बताकर शमशान घाट पर पीपीई किट पहनकर जला दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगरा के दयालबाग इलाके में रहने वाले सुरेश चौहान बड़े कारोबारी हैं। उनका बेटा सचिन, जिसकी उम्र 25 बरस की है, 21 जून की रात लोअर टी शर्ट पहनकर टहलने के लिए निकला था। इसके बाद से वो लापता हो गया था। काफी देर तक जब ये नहीं आया तो अफराद खानदान ने आसपास तलाश किया, सचिन के दोस्तों को फोन किया, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो न्यू आगरा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई। सचिन एकलौता था और वालिद बड़े कारोबारी थे। ऐसे में पुलिस ने अगवा के एंगल से जांच शुरू की। इसी बीच सचिन के वालिद को 2 करोड़ की फिरौती भी, इसके लिए भी एक कॉल आया। जो खातिल हैं उन्होंने ये फिरौती कैसे मांगी, इसका पुलिस ने खुलासा नहीं किया। फिरौती मांगने से अगवा का मामला क्लियर हो गया। पुलिस के साथ एसटीएफ भी इस केस की जांच में जुट गई। एसटीएफ के सरबराह हुकुम सिंह ने बताया कि इतवार की रात सचिन की अगवा के मामले में कमला नगर के रहने वाले हैप्पी खन्ना को पकड़ा गया। उससे पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। हैप्पी ने बताया कि उसने सुमित असवानी, मनोज बंसल और रिंकू के साथ मिलकर रिंकू की कार से सचिन को घर के पास से अगवा किया था। सचिन उन्हें पहचानता था, इसीलिए कोई चीख पुकार नहीं हुई थी। कार में ही उसकी गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुलजिमीन ने कोरोना का फायदा उठाया। वो किट बैग में लाश को पैक कर पीपीई किट पहनकर बल्केश्वर शमशान घाट गए और वहां कोविड से मौत और मरने वाले का नाम रवि वर्मा बताकर लाश की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी। पीपीई किट से लोग उन्हें पहचान नहीं पाया और कोरोना का नाम सुनकर कोई लाश के पास तक नहीं आया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं, जिसकी वजह से लगातार जराइम के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के लोनी थाने हल्के का है, जहां टोली महल्ले में घर में घुसकर 4 बदमाशों ने एक कुंबे के 4 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक खातून शदीद जख्मी हुई है, जिसे बगैर इलाज अस्पताल में दाखिल कराया गया। खबरों के मुताबिक टोली महल्ले के रईसुद्दीन की बीवी फातिमा 2 बेटों अजहरुद्दीन इमरान और बहू अफसाना के साथ 2 मंजिला मकान में रहती थी। पीर की सुबह 3 बजे छत के रास्ते आए बदमाशों ने ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे रईसुद्दीन, अजहरुद्दीन इमरान और फातिमा पर फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे। वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस के आला अफसरान भी जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। बाद अज़ां फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर सबूत जमा किए। इस पूरे वाकये की जाँच की जा रही है। मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है।
घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्किल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने जोहरी सलाहियत से लैस नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल अग्नि पी का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया। यह टेस्ट पीर के रोज सुबह 10:55 पर ओडिशा के बालासोर में वाक़ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे में किया गया। मिसाइल के लॉन्च होने के बाद इस पर मुख्तलिफ स्टेशनों और राडारों से नजर रखी गई। मिसाइल ने तजुर्बे के दौरान अपने तमाम मकासद को अंजाम दिया। लॉन्चिंग के मौके पर उसका हदफ दुरुस्त था। अग्नि पी मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन का जदीद तरीन मिसाइल है जो 1000 से 2000 किलोमीटर की हद तक मार करने के काबिल है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 3,09,179 लोगों को उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 2,98,895 लोगों ने कोरोना को मात दी। हालांकि बीते दिन 5,960 लोगों की इस वबा की वजह से मौत हुई। इस बीच बांग्लादेश में 1 जुलाई से सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। हालांकि पीर से ही बांग्लादेश में सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी गई है। इसके बाद दारुल हुकूमत ढाका से हजारों मजदूरों का माइग्रेशन शुरू हो गया। वहीं इटली में पीर के रोज से घर से निकलने पर मास्क की जरूरत को खत्म कर दिया गया। हुकूमत के इस फैसले के बाद इटली यूरोप का पहला मास्क फ्री कंट्री बन गया है। फरवरी 2020 में जब दुनिया में कोरोना ज्यादा नहीं फैला था, इटली बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इटली के वजारत सेहत ने वहां 20 रियासतों को लो कोरोना रिस्क की कैटेगरी में डाल दिया है, यानी यहां कोरोना के केसेस काफी कम हैं। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,498 नए मरीजों की पहचान हुई। 58,540 ठीक हो गए और 978 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 12 अप्रैल के बाद यानी 76 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है जब 1000 से कम लोगों की मौत हुई। तब 880 लोगों ने दम तोड़ा था। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद भी इतवार के रोज 13,034 कम हुई। अब जुमला 5,68,048 मरीजों का इलाज चल रहा है। On 21st of June, we had a revised policy where the whole of the vaccine, 75% of the vaccine is being procured by the central government and is being given free to all the states and the union territories. वैक्सीनेशन के मामले में हिंदुस्तान ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। अब तक मुल्क में 32 करोड़ 36 लाख डोजेस लगाई जा चुकी हैं। अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख लोगों को अब तक कोरोना की वैक्सीन दी गई है, जबकि अमेरिका में हिंदुस्तान से 1 महीना पहले ही वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। मुल्क में जुमला 32,36,63,297 डोजेस दी गई हैं। हिंदुस्तान ने ये मकाम तब हासिल किया जब मुल्क में कोरोना के केसेस घट रहे हैं। कोरोना वायरस का ओरिजिन प्लेस माने जाने वाले चीन ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का दावा किया है। चीनी हुकूमत के मुताबिक वहां 117 करोड़ वैक्सीन डोजेज लगाए गए हैं। 22 करोड़ 30 लाख लोगों को दोनों डोजेज लग चुके हैं। हालांकि चीन के डेटा पर दुनिया भरोसा नहीं करती है, इसीलिए इस डेटा को कहीं शामिल नहीं किया जाता। वहां अब तक कोरोना के सिर्फ 91,000 मामले मिले हैं। इसके मुकाबले अमेरिका में ये तादाद 3.5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। चीन की जानिब से बताया गया था कि कोरोना से जुड़ा डेटा हमेशा मुश्तबा माना गया है। The 1st of June, we had a revised policy where the whole of the vaccine, 75% of the vaccine is being procured by the central government and is being given free to all the states and the union territories for vaccinating everyone above 18 years of age. So till now, we have given 32 crore 36 lakh 63,297 doses to our countrymen, and this number is historic today because today we have overtaken United States of America in the number of doses that have been given to our countrymen in COVID vaccination.
in US, they had started their vaccination on 14th of December. And in India, we had started it on 16th of January. And today, US has been able to vaccinate or give doses to, the doses given by them are 32 crore 33 lakh 27,328. So today we have overtaken US in COVID vaccination. Similarly, obviously, of course, we are far more in numbers of doses. कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार है। इस बात की तस्दीक मुंबई में 2,90,000 कोरोना मरीजों के सर्वे में हुई। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने 1 जनवरी से 17 जून तक 2,90,000 कोरोना मरीजों का सर्वे किया। इसमें पता चला कि वैक्सीन का दूसरा डोज ही नहीं बल्कि पहला डोज भी बेहतर काम करता है। सर्वे के मुताबिक 2,90,000 लोगों में से 26 ही दूसरा डोज लगवाने के बाद कोरोना की चपेट में आए। वहीं 10,500 लोग पहला डोज लगवाने के बाद मुतासिर हुए। बीएमसी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 जनवरी 2021 से 17 जून 2021 के बीच करीब 40,75,393 लोगों ने मुंबई में वैक्सीन लगवाई थी। इनमें से सिर्फ 0.23% ही लोग कोरोना से बाद में मुतासिर हुए। बीएमसी के वॉर रूम की जानिब से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में मुंबई में 3,95,000 नए मरीज मिले। इनमें से वॉर रूम ने 2,90,000 मरीजों से राब्ता कर उनका सर्वे किया। इनमें ज्यादातर होम आइसोलेशन वाले मरीज थे। बीएमसी के मुताबिक इस दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे। उनकी एंट्री होनी बाकी है। बीएमसी के ओहदेदार वजारत सेहत के ओहदेदार डॉक्टर मंगला गोमरे ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि उनमें भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि हमने सभी अस्पतालों में भर्ती मरीजों का डेटा अलग से जमा करने के लिए कहा था। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने आगे बताया कि ये तादाद दिखाती है कि ज़्यादातर आबादी में संगीन इन्फेक्शन शदीद तरीके से जो मुतासिर हुए उसको रोकने में वैक्सीन काफ़ी असरदार है। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में अब तक 53,83,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिनमें 10 लाख लोगों को दोनों डोजेज दिए जा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीएमसी अब मुंबई में 5वां सीरो सर्वे कराने जा रही है। ये सीरो सर्वे 18 साल की उम्र से ऊपर लोगों पर होगा। इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी है। ये सर्वे सभी 24 वार्ड्स में किया जा रहा है। इनमें 4,000 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। हिंदुस्तान में ऑफिशियल तौर पर कोरोना वायरस के सबब 3,90,000 से ज्यादा अमवात दर्ज की गई हैं। हालांकि अपने चाहने वालों से महरूम होने वाले लोगों माहिरीन सेहत और माहिर शुमारियात का कहना है कि यह हकीकी नंबर से बहुत कम है। ये जानकारी द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माहिर शुमारियात के मुताबिक कोरोना वायरस से हलाक होने वालों से मुतालिक 3,90,000 का सरकारी डेटा कोरोना वबा से हलाक होने वालों की असल तादाद से बहुत कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन का मानना है कि हिंदुस्तान में मरने वालों की तादाद 10,10,000 से ज़्यादा हो सकती है, जो रिपोर्ट की गई तादाद की तकरीबन 3 गुना है। हिंदुस्तान के डेटा एडिशन के असर को लेकर भी फिक्र जाहिर की गई है। माहिरीन सेहत का मानना है कि हिंदुस्तान में अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। हिंदुस्तान में सबसे पहले तेज़ रफ्तार इन्फेक्शन की शक्ल का पता लगाने वाला मुल्क था, जिसने दुनिया भर में धूम मचा दी थी। ये बरतानिया में तेज़ी से बढ़ रहा है और अमेरिका में भी इससे अहम वेरिएंट बनने का अंदेशा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में पेश करदा वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मुरे ने कहा कि कोविड-19 और अमवात की एक बेहतर शुमारी ये समझने का एक अहम हिस्सा है कि नया वेरिएंट कितना बड़ा खतरा है। जैसे ही अप्रैल में पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे, इसी दौरान मशरकी रियासत बिहार में एक 70 साला खातून की उसकी घर पर मौत हो गई। कोविड के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव रहा था और एक फेफड़े के स्किन में वायरल निमोनिया और कोविड इन्फेक्शन की इम्कान का इशारा मिला था। लेकिन शीला सिंह की मौत को हिंदुस्तान में कोविड से होने वाली अमवात में शुमार नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि शीला सिंह जैसे कुंबे को मुआवजा पाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा है, क्योंकि कुछ रियासतों में कोविड-19 के मुतासरीन के लिए एक पैमाना कायम किया गया है। जिन हिंदुस्तानी मुसाफिरों को यूएई जाना है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने वाजे किया है
कि हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया से आने वाले मुसाफिरों के लिए मुल्क में दाखिले पर पाबंदी बरकरार है और इसमें कोई तब्दीली रौनुमा नहीं हुई है। महकमे शहरी हवाबाजी ने वजाहत इतवार को अमारत दुबई के एक ऐलान के बाद जारी की है, जिसमें उसने कहा कि इन तीनों ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर आयद पाबंदी में नरमी की जा रही है। दुबई यूएई के विफाक में शामिल 7 अमारतों में से सबसे गुंजान आबादी, आलमी कारोबार और सयाहती मरकज़ है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान में 7 अमारतों ने विफाक की पाबंदियों के अलावा अलग से भी बैनुल अक़वामी मुसाफिरों पर बाज़ खदेगुन आयद की हैं। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरमैन को जारी करदा एक नोटिस में अपने 21 जून के एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया। उसमें पाकिस्तान समेत 13 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के यूएई में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दुबई ने 19 जून को एक बयान में कहा था कि गुज़िश्ता 14 रोज़ के दौरान हिंदुस्तान, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका जाने वाले मुसाफिरों की अमारत में दाखिले पर 23 जून से नरमी की जाएगी। इन नई तब्दीलियों के तहत हिंदुस्तान में मुकीम यूएई के मकीनों को कोरोना वायरस की मुकम्मल वैक्सीन लगवाने की सूरत में दुबई में दाखिल होने की इजाज़त होगी। इसी तरह साउथ अफ्रीका में मौजूद किसी भी फर्द को वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने की सूरत में ही आने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन नाइजीरिया से आने वाले मुसाफिरों को गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान में कोरोना वायरस के कराए गए पीसीआर टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। आम लोगों को 1 जुलाई से होम अप्लायंसेस की खरीदारी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि एसी, टीवी, फ्रिज समेत दीगर प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने वाली हैं। इनकी कीमतें करीब 3 से 4% बढ़ने का अंदेशा है, जबकि होम अप्लायंसेस की बिक्री अप्रैल में 2021 के दौरान पिछले साल के मुकाबले 20% कम हुई है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि होम अप्लायंसेस सेक्टर की अहम कंपनी बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स जुलाई से अगस्त के दौरान अपने सभी प्रोडक्ट्स के दाम कम से कम 3% बढ़ाने की तैयारी में है। इसी तरह गोदरेज अप्लायंसेस भी दूसरी तिमाही में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 2 बार में 7 से 8% तक बढ़ा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉपर, स्टील समेत दीगर मेटल्स की कीमतें बढ़ने से होम अप्लायंसेस के दाम बढ़े हैं। कमोडिटीज प्राइसेस बीते 6 महीनों में 18 से 20% तक बढ़े हैं। एसी बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 1 सितंबर से 5 से 8% तक बढ़ाने की तैयारी में है, क्योंकि कंपनी को प्रोडक्ट्स बनाने में पिछले साल से करीब 25% ज़्यादा लागत खर्च करनी पड़ रही है। मोहम्मद सुमा तेलंगाना के महबूबाबाद में रहती है। वो 21 बरस की हैं और बीते 10 सालों से मुश्किलों में घिरे जानवरों की मदद करना ही उनका मिशन है। हफ्ते के रोज उन्होंने 40 फीट गहरे कुएं में गिरे लोमड़ी के एक बच्चे को महफूज निकाला। हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका। सुमा अब तक करीब 120 से ज्यादा जानवरों और परिंदों की जान बचा चुकी हैं। इनमें गाय, कुत्ते, बिल्लियां और दीगर परिंदों के अलावा तेंदुआ और अजगर भी शामिल है। सुमा ने यह काम 11 साल की उम्र से शुरू किया था। उसने अपने घर में बीमार जानवरों को रखने के लिए एक शेड भी बनाया हुआ है। चाहे सुबह के 10 बजे हो या रात के, वो जानवरों को बचाने में अपना जी जान लगा देती हैं। सुमा ने बताया कि इस काम की जो उन्हें इंकरेजमेंट मिला वो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिली। वो एनवायरनमेंट को बचाने के डायरेक्शन में हर वक्त एक्टिव रहते हैं। सुमा कहती हैं कि जब भी रात में उनके पास किसी जानवर को बचाने के लिए फ़ोन आता है तो फौरी उनके वालिद इस काम के लिए हमेशा उनके साथ जाते हैं। कुछ साल पहले सुमा ने एक पाइथन पकड़ा था और इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया था। 2 साल पहले उसने 6 उन बिल्लियों को अपने पास रखा था जिनकी मां नहीं थी। उसने इन सभी को अपने घर के शेड में रखा था और उनकी देखभाल की थी। ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के साथ उनके अफराद खानदान पर भी भारी पड़ने लगी है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के कानकेर में एक खातून को 3 महीने में 3,22,000 रुपए गंवाने पड़े। रकम उनके खाते से कटी तो उन्होंने ऑनलाइन ठगी यानी ऑनलाइन फ्रॉड के शक में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच में पाया कि खातून के ही 12 साल के बच्चे ने गेम के लेवल को अपग्रेड करने के चक्कर में इस गेम में इस्तेमाल होने वाले हथियार खरीद डाले। मामला पंखाजूर पुलिस स्टेशन इलाके का है। जानकारी के मुताबिक PV12 मिडिल स्कूल में टीचर शुभ्रा पॉल के खाते से 8 मार्च से 10 जून के बीच 278 बार ट्रांजैक्शन हुआ। इस दौरान उनके खाते से 3,22,000 रुपए निकाल लिए गए। इसे लेकर उन्होंने 11 जून को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।
अब आप समझ सकते हैं कि जो भी अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं और उन्हें गेम खेलने के लिए इंकरेज करते हैं या खामोश बैठते हैं, वो ये समझ जाएं कि बच्चे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और उनके खाते से पैसे खाली कर सकते हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।